हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करा दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नवा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जिसका आप अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। 18 नंबर तक कंप्लीट हो गया था। 19वां देखें। यह आपका CrNH3 3+ अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 2- अर्धचुंबकीय है। समझाइए क्यों। ठीक है, तो CrNH3 3+ अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN4 2- अर्धचुंबकीय है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19। हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ठीक है, हेक्साअमीन क्रोमियम थर्ड आयन CrNH3 3+ आयन में क्रोमियम की अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह होगी +3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 24 क्रोमियम, ठीक है, जो इसका इनर्ट गैस होगा वो आर्गन होगा पिछला कोष, और बाहरी कोष होगा 3d5-4s1। ठीक है, अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा और आपका 2 इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, तो यह हो जाएगा 3d3। तो क्रोमियम 3+ का हो जाएगा आर्गन 3d3। ठीक है, तो क्रोमियम 3+ 6 अमोनिया अणुओं से 6 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए 6 रिक्त कोष उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो क्रोमियम 3+ है वह 6 अमोनिया अणुओं के लिए 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के लिए 6, ठीक है, रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। देखें यहाँ पे, यह है आपका क्रोमियम 3+, जिसके पास 3d3 डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 4s4p खाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल है और यहाँ पर 3 4 2 6 ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पे 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश कर सकते हैं, जो अमोनिया के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पे D2 यूज होंगे, तो D2sp3 यह इसका संकरण होगा। तो देखें ध्यान से, यह CrNH3 3+। अब यह जो NH3 है यह आपका यहाँ लिगेंड है, तो ये अपना देखें NH3 अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, NH3 2 NH3 2 NH3 NH3 NH3। तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्रोमियम है उसके पास केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है जो अमोनिया के द्वारा दिया गया है, और जो D2sp3 ऑर्बिटल में है। अतः संकरण क्या है, D2sp3 संकरण है। ठीक है, अब आते हैं टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन पे। तो देखें टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन, यह है आपका टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड आयन NiCN4 2-। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें निकल का तो आर्गन 3d8-4s2 होगा। तो जब इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s2 0 हो जाएगा, बचेगा 3d8, ये हो जाएगा Ni2+ आर्गन 3d8। तो Ni2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे डी ऑर्बिटल में, तो यह आपके 8 इलेक्ट्रॉन को आपने रख दिया हुन के नियम से 1 2 3 4 5 और 6 7 8। ठीक, अब यहाँ पे आप देखें, चूँकि पिछले जो आपका क्रोमियम था वह क्रोमियम कैसा लिगेंड था, क्रोमियम जो था वह दुर्बल लिगेंड था, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन थे उसके वह युग्मित नहीं हुए थे। जबकि यहाँ पे साइनाइड जो है वह एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। साइनाइड क्या होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अतः 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है। ये इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो यह तीनों तो पहले से युग्मित हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो यह डी का एक कोष खाली हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, जबकि अमोनिया ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। तो साइनाइड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, जिसके कारण इन 3D कक्षकों में से एक कक्षक साइनाइड आयन के लिए रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यह खाली हो गया। तो यह जो खाली हो गया इसमें कौन सा रहेगा, साइनाइड का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। NiCN4 2-। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर CN का इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन जो 3D वाले थे और यह साइनाइड के DsP2 यह संकरण हो गया। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, और उसमें आपने देखा था किसमें, CrNH3 3+ में युग्मित, ठीक है, इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा।
ठीक है। तो CrNH3 3 प्लस जो है अनुचुंबकीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि NiCN4 जो है वह प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो यह आपने रीजन देखा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है। NH3 3 प्लस अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं बन पाता है। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि NiCN4 2 माइनस प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अब 20वां क्वेश्चन है आपका NiH2O6 2 प्लस का विलयन हरा है, परंतु NiCN4 2 माइनस का विलयन रंगहीन है, समझाइए। ठीक है। तो अभी तक आपने देखा था इसका। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, देखे ध्यान से, समझें। हाँ। Ni2 प्लस आयन का विन्यास, ठीक है, निकल 2 प्लस आयन का अगर विन्यास देखें तो यह हो जाएगा आपका आर्गन और 3D8। अभी पीछे देखे थे आपने। तो Ni2 प्लस का इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, हुंड के नियम से भर दिए। 4s और 4p खाली है। NiH2O6 2 प्लस संकुल आयन में H2O अणु दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। H2O अणु क्या होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हैं, तो ये अकेले ही रहेंगे, यह युग्मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2O जो है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है। H2O आयन में, ठीक है, NiH2O6 2 प्लस संकुल आयन में H2O अणु दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, अतः ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप संकुल के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। संकुल के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार DD, ठीक है, DD संक्रमण के कारण यदि संकुल लाल क्षेत्र की ऊर्जा, DD संक्रमण के कारण, ठीक है, DD ऑर्बिटल संक्रमण के कारण यदि संकुल लाल क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है, तो हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि DD संक्रमण के कारण यदि संकुल लाल क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है, तो हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का उत्सर्जन करता है, अतः यह हरा है। NiCN4 2 माइनस संकुल आयन में साइनाइड आयन जो होता है वह प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है, अतः साइनाइड आयनों की उपस्थिति में 3D कक्षकों में उपस्थित 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण DD संक्रमण नहीं होता है, अतः यह रंगहीन होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं NiCN4 2 माइनस क्या होता है? रंगहीन होता है, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण DD संक्रमण नहीं होता है, अतः यह रंगहीन होता है। जबकि NiH2O6 2 प्लस में जो है आप देख रहे हैं कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसलिए जो है वह लाल क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का अवशोषण करता है, तो हरे क्षेत्र की ऊर्जा के संगत प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आगे देखें 21। FeCN6 4 माइनस तथा FeH2O6 2 प्लस के तनु विलयन के रंग भिन्न होते हैं, क्यों? ठीक है। FeCN6 4 माइनस तथा FeH2O6 2 प्लस के तनु विलयन के रंग भिन्न होते हैं, क्यों? देखें ध्यान से। चूंकि दोनों संकुल यौगिक में आयरन के ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा विन्यास 3D6 है। ठीक है। जो दोनों संकुल दिए गए हैं उनमें आयरन जो है Fe जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 है और विन्यास क्या है? 3D6 है। अर्थात इनके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड H2O की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड H2O की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगैंड साइनाइड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। अतः कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण दोनों संकुल आयन के भिन्न रंग होते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर के कारण जो है दोनों संकुल आयन भिन्न रंग देते हैं। ठीक है। तो दोनों संकुल यौगिकों में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और विन्यास है 3D6। ठीक है। इसमें भी
ऑक्सीकरण अवस्था इसका +2 है, इसका भी +2 है, ठीक है, +2 ऑक्सीकरण संख्या, +2 ऑक्सीकरण संख्या दोनों में है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3d6 आएगा, इसका भी 3d6, इसका भी, दोनों का 3d6 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों संकुल यौगिकों में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा विन्यास 3d6 है, अर्थात इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड H2O की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है, जबकि प्रबल क्षेत्र लिगैंड साइनाइड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। अतः कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण दोनों संकुल आयन भिन्न रंग देते हैं, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं 22 है आपका, धातु कार्बोनिलों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ठीक है। धातु कार्बोनिलों में आबंध के प्रकृति की विवेचना करना है आपको, तो देखिए ध्यान से। धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध, ठीक है, धातु कार्बोनिलों में बंध कौन सा बनता है, धातु कार्बन आबंध बनता है, धातु में और कार्बन में बंध बनता है, MC बॉन्ड। धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में यस तथा P दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु कार्बोनिलों में धातु कार्बन आबंध में यस तथा P दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है, ठीक है। तो जो मेटल कार्बन सिग्मा आबंध बनता है वह कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है, जबकि मेटल कार्बन पाई आबंध धातु के पूरित डी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंधन पाई कक्षक में दान करने से बनता है, ठीक है। धातु से लिगैंड का आबंध एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है। धातु से लिगैंड का आबंध एक सक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, जो CO व धातु के मध्य आबंध को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में यस और P दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल कार्बन सिग्मा आबंध जो है वह कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है, जबकि मेटल कार्बन पाई आबंध जो है वह धातु के पूरित डी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंधन पाई कक्षक में दान करने से बनता है। धातु से लिगैंड के आबंध एक सक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो CO और धातु के मध्य आबंध को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। प्रति आबंध को पाई स्टार भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखें 23। निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, डी कक्षक का अधिग्रहण एवं उपसंचरण संख्या बताइए, ठीक है। तो आपको जो सेंट्रल एटम होगा, आयन होगा, उसका ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, डी कक्षक का अधिग्रहण और उपसंचरण संख्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो पहला है आपका K3CO C2O4 3, ठीक है। तो आइए एक एक को देखते हैं, देखें ध्यान से। पहला है आपका K3CO C2O4 थ्राइज, K3CO C2O4 थ्राइज माना CO की ऑक्सीकरण अवस्था X है, ठीक है। ये जो सेंट्रल एटम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप मान लिया X है। पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं +1 होता है, तो ये हो गया +1 और 3 है तो इसलिए गुणे 3 हो गया, प्लस CO का मान लिया X, ठीक। और यह ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और यहाँ 3 है तो गुणे 3 बराबर 0, कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिए तो +3 हो गया, +x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो -6 हुआ, =0, ठीक है। या +3 और या -6 तो इसमें से कम हो गया, -3 हो जाएगा, तो x - 3 = 0, तो x = +3, अतः कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। कोबाल्ट 27 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 3d7 4s2 होगा। कोबाल्ट 3+ आयन में तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4s से 2 और d7 तो 3d6 हो जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 हो जाएगा, अतः डी कक्षक का विन्यास क्या होगा, d6 होगा,
डी कक्षक का विन्यास क्या होगा, D6 होगा, या T2G6 Eg 0 है, T2G6 Eg 0 होगा। चूंकि जो आइसोलेट आयन है C2O4 2 माइनस, यह प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है, ठीक है। कोबाल्ट की उप संयोजन संख्या, कोबाल्ट की उप संयोजन संख्या तो 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे ऑक्सलेट की दंतुरता, 3 गुणे ऑक्सलेट की दंतुरता। तो जो ऑक्सलेट आयन है वह द्विदंतुर लिगैंड होता है, तो इसलिए 3 गुणे 2, तो यह हो गया 6, ठीक है। ऑक्सलेट एक, ठीक है, द्विदंतुर लिगैंड है, इसलिए इसका 3 गुणे 2 अर्थात 6 हो गया आपका। उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण जो संख्या आई वह +3 आई, ठीक है, और विन्यास आपने देखा T2G6 Eg 0 है, और आपने उप संयोजन संख्या देखा 6। नेक्स्ट देखें दूसरा, यह है आपका NH4 ट्वाइज COF4। माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था X है, ठीक है, तो यह आप देखें NH4 अमोनियम आयन NH4+, तो +1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई, और इसमें 2 है तो गुणे 2 हो गया, और कोबाल्ट का +X हो गया, और यह फ्लोरीन है इसका -1 होता है और गुणे 4 हो गया बराबर 0, कोई चार्ज नहीं इसलिए 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किए तो 2 हो गया, और +X और इसका किए गए तो -4 हो गया = 0। तो यह +2 और -4, तो इससे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो यह -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो X = +2 हो गया। तो इस तरह कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +2 आ गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो 27 CO का आर्गन 3D7 4s2 होगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आउटर ऑर्बिट से, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्यों बचेगा CO2+ आर्गन 3D7, ठीक। अब आगे देखें, अतः डी कक्षकों का विन्यास क्या है, 3D7 है, अर्थात D7। अब यह 7 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, तो T2G Eg, तो T2G में 5 हो जाएंगे और Eg में 2 हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो फ्लोराइड है वह एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, फ्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होता है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह Eg में चले जाएंगे, अतः T2G 5 होगा और Eg 2 होगा। कोबाल्ट की उप संयोजन संख्या 4 है, कोबाल्ट की उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। आगे देखें नेक्स्ट 3, यह आपका CIS CrEn ट्वाइस Cl2Cl। माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X है, ठीक है, तो यह क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लिए, En का 0 गुणे 2, यह न्यूट्रल लिगैंड है 2, और Cl का -1 और 2 है तो गुणे 2, और Cl का -1 कोई चार्ज नहीं है तो =0, ठीक। तो यह हो गया X + 0 -2 -1 = 0, तो X = +3। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करेंगे तो यह हो जाएगा आर्गन 3D5 4s1, तो Cr3+ का हो जाएगा आर्गन, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D3 हो जाएगा। अतः डी कक्षकों का विन्यास जो होगा वो D3 होगा, और इसको लिखेंगे आप T2G3 और Eg 0, ठीक। क्रोमियम की उप संयोजन संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणे En की दंतुरता, En की दंतुरता +2, ठीक है। क्रोमियम गुणे क्रोमियम की उप संयोजन संख्या बराबर 2 गुणे En की दंतुरता +2, तो 2 गुणे En की दंतुरता 2 होगी और +2, तो यह 2 दूनी 4 और 2 6, तो क्वाड्रेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट देखें चौथा, MnH2O6SO4। माना Mn की ऑक्सीकरण अवस्था X है, तो X H2O का न्यूट्रल 0 गुणे 6, और इसका हो गया सल्फेट का -2 = 0, तो X -2 = 0, तो X = +2। तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +2 हो गई। Mn इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D5 4s2, तो Mn2+ का आर्गन 3D5 हो जाएगा, अतः डी कक्षक का विन्यास D5 है, इसको लिखेंगे T2G3 Eg 2, ठीक है। और इस समय Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उप संयोजन संख्या दर्शाइए। संकुल का त्रिविम रसायन और चुंबकीय गुण भी बताइए, ठीक है।
तो पहला है आपका KCrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस डॉट 3H2O। तो आइए देखते हैं कि तो पहला है आपका KCrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस डॉट 3H2O। इसका IPAC नाम लिखना है। तो IPAC नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम डाई एक्वा, ठीक है, डाई ऑक्सलेट क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट। IPAC नाम क्या होगा? पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट, इसका IPAC नाम होगा। इसको एक साथ लिखेंगे, गैप नहीं करेंगे। तो पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट। उप संश्लेषण संख्या जो होगी वह 6 होगी। आकार इसका अष्टफलकी होगा। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखा जाए तो यह पोटेशियम का +1, Cr का x मान लिए, H2O का 0/2 हो गया। अब इसका ऑक्सलेट आयन का -2/2 हो गया और इसका 3 H2O का 0 हो गया। ठीक, अब यह हो गया +1 + x -4 = 0, तो x = +3। क्रोमियम आयन, क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d3 होगा, तो T2G3 Eg 0 हो जाएगा। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 है। अतः चुंबकीय आघूर्ण μ बराबर √n n+2, तो √n 3 + 2 तो यह 5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा और 15 का √3.87 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है, यह हो गया आपका। यह संकुल ज्यामितीय समवायता दर्शाता है। यह जो संकुल है वह कैसा समवायता दिखाता है? ज्यामितीय समवायता दर्शाता है। इसके समपक्ष और विपक्ष रूप निम्न है। यह देखें, यह इसका समपक्ष रूप है Cr, ठीक है, C2O4 और H2O2, ठीक है। यह इसका समपक्ष रूप है जिसमें समान पक्ष एक तरफ है, और यह इसका विपक्ष रूप है जिसमें दोनों अलग अलग जगह पे है। यह विपक्ष रूप है। समपक्ष D तथा L रूप भी दर्शाता है। ये जो समपक्ष रूप है वह D और L रूप भी दर्शाता है, अर्थात ध्रुवण समवायता भी दिखाता है। तो देखें, यह आपका समपक्ष रूप Cr C2O4 और H2O यह समपक्ष रूप है। दर्पण लगा देंगे, ठीक है, तो यह पार्ट्स जो है इधर आ जाएंगे और यह इधर चले जाएंगे, ठीक है। यह H2 इधर आ जाएगा, H2 और वो आगे आ जाएगा, तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और यह O4 आगे, इधर C2 आगे आ जाएगा, तो यह कंडीशन हो जाएगा। तो यह आपका क्या है? ध्रुवण समवायता यह दिखा रहा है, ठीक है। तो समपक्ष रूप जो है वह ध्रुवण समवायता भी दिखाता है। दूसरा देखें, दूसरा है आपका CONH3 5Cl Cl2, ठीक है, CONH3 5Cl Cl2। इसका IPAC नाम क्या होगा? तो पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका IPAC नाम हो गया। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखा जाए तो इसका X हो गया और +0, अमोनिया का 0 × 5, ठीक है, Cl का -1 और इसका -1 × 2 = 0, तो x -3 = 0, x = +3। उप संश्लेषण संख्या देखा जाए, उप संश्लेषण संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 5 + 1 = 6, ठीक है, एक दंतुर लिगैंड की संख्या, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। कोबाल्ट 3+ का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 3d6 आएगा, तो T2G6 और Eg 0 होगा। चुंबकीय आघूर्ण μ, तो √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, तो n का मान जो है 0 है, ठीक है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि आपकी 0 होगी, तो 0 + 2 बोर क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन T2G यह 6 हो गए और इसमें 0 जा रहे हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह 0 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया क्योंकि आघूर्ण। यह संकुल ज्यामिति के साथ साथ ध्रुवण समवायता भी नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट देखें 3 है आपका CrCl3 Py3। IPAC नाम ट्राईक्लोरोडोपिरिडिन क्रोमियम थर्ड। IPAC नाम होगा ट्राईक्लोरोडोपिरिडिन, ठीक है, ट्राईक्लोरोडोपिरिडिन क्रोमियम थर्ड। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखा जाए तो यह X हो जाएगा और -1 × 3 हो जाएगा और 0 × 3 हो जाएगा =0, तो x -3 × 3 + 0 × 3 = 0, तो x +3। तो उप संश्लेषण संख्या साइनाइड आयन की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उप संश्लेषण संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। Cr3+ के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 3d3 होगा, तो T2G3 Eg 0 हो जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? 3। अतः चुंबकीय आघूर्ण μ
म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2, तो म्यू इक्वल टू 3, 3 + 2 तो यह 15 अंडर रूट, यह हो गया 3.87। यह संकुल फलकीय और रेखांशिक ज्यामितीय समरूपता दर्शाता है। ठीक है, तो यह संकुल जो है वह फलकीय तथा रेखांशिक ज्यामितीय समरूपता दर्शाता है। फलकीय रूप में यह एक जैसे समूह पास पास होते हैं, जबकि रेखांशिक रूप में यह सत्य नहीं है। यह आपका फलकीय रूप है, फलकीय रूप जिसमें एक जैसे समूह पास पास हैं, और यह रेखांशिक समूह है जिसमें एक जैसे समूह पास पास नहीं होते हैं। ठीक है, इसको मर रूप कहते हैं, इसको फेक रूप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा पार्ट। यह आपका CsFeCl4 IPSC नाम इसका क्या होगा, सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट थर्ड, सीजियम टेट्राक्लोरोफेरेट थर्ड। Fe की आक्सीकरण अवस्था देखें तो यह +1 हो जाएगा, इसका +x, इसका -1 × 4 = 0, तो x -3 = 0, तो x = +3 हो जाएगा। उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। Fe के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होगा, तो T2g3 Eg2 होगा। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू = n n + 2 Bm, तो 5 + 2 तो यह 7 35 हो जाएगा अंडर रूट, और यह हो जाएगा 5.92 Bm। यह चतुष्फलकीय संकुल है, अतः यह ज्यामितीय और ध्रुवण समरूपता नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका K4MnCn6 IPSC नाम इसका पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट सेकेंड। ठीक है, तो K4MnCn6 में Mn की आक्सीकरण अवस्था अगर देखा जाए तो यह पोटेशियम है, इसका +1 × 4 हो जाएगा, Mn का x हो जाएगा, साइनाइड का -1 × 6 = 0, तो x - 2 = 0, x = +2। तो उप संयोजन संख्या साइनाइड आयन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो Mn के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो 3d5 आएगा, तो यह हो जाएगा T2g5 Eg0। क्यों, क्योंकि साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो आपका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, म्यू √n n + 2, तो 1 + 2 √3, तो 1.73। ठीक है, यह संकुल त्रिविम समरूपता नहीं दर्शाता है। यह जो संकुल है वह त्रिविम समरूपता नहीं दर्शाता है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 यह पूछ रहा है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुल TiS2O6 के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर आपको संकुल TiS2O6 के बैंगनी रंग की व्याख्या करना है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। विलयन में संकुल के अस्थायित्व का अर्थ साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज के मध्य संगुलन की मात्रा का मान है। ठीक है, विलयन में संकुल जो है स्टेबल है, इसका अर्थ क्या होता है, तो विलयन में संकुल के अस्थायित्व का अर्थ है कि साम्य अवस्था पर भाग ले रही दो स्पीशीज के मध्य संगुलन की मात्रा का मान है। संगुलन के लिए साम्य स्थिरांक का परिणाम जो है गुणात्मक रूप से अस्थायित्व को प्रकट करता है। संगुलन के लिए साम्य स्थिरांक का परिणाम जो है वह गुणात्मक रूप से स्टेबिलिटी को प्रकट करता है। इस प्रकार यदि हम निम्न प्रकार से क्रिया लें M+4 लिगेंड, तो Ml4, तो इसका स्थायित्व स्थिरांक जो होगा वह K = Ml4/M एक्टिव मास ऑफ M × एक्टिव मास ऑफ L⁴ होगा। तो साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा Ml4 के विलयन में मात्रा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, संकुल के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वह होगा आपका पहला केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी संकुल का अस्थायित्व भी उतना अधिक होगा। धातु आयन की प्रकृति, जब लिगैंड के दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन होते हैं तो वर्ग 3 से 6 के तत्व तथा आंतरिक संगमन तत्व अस्थायी संकुल का निर्माण करते हैं।
यदि इसके विपरीत, यदि लिगैंड के दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन परिवार के भारी सदस्य होते हैं तो वर्ग 6 के बाद वाली संक्रमण धातुओं अस्थायी संकुल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वर्ग 6 के बाद वाली जो संक्रमण धातुएं हैं वे अस्थायी संकुल का निर्माण करती हैं। लिगैंड की क्षारीय प्रकृति जितनी अधिक होगी उसके द्वारा बनाए गए संकुल का अस्थायित्व भी उतना अधिक होगा। किलेटन, ठीक है, किलेट लिगैंड की उपस्थिति संकुल के अस्थायित्व को बढ़ा देते हैं। किलेट जो होते हैं वे लिगैंड में उपस्थित संकुल के अस्थायित्व को बढ़ा देते हैं, इसे किलेट प्रभाव कहते हैं। यह 5 तथा 6 सदस्यों वाली श्रृंखला के लिए अधिकतम होता है। बहुधंतुर चक्रीय लिगैंड का प्रभाव, इन लिगैंडों की उपस्थिति में संकुल का अस्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर बहुधंतुर चक्रीय लिगैंड होंगे तो इससे संकुल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 26। चलिए स्टूडेंट इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।